मेनोपॉज मेनोपॉज मतलब परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मोर देन 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स होता है तब उसको मेनोपॉज बोला जाता है। उसके आगे देखेंगे कि मेनोपॉज में ना कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। प्री मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज होने से पहले की बात है। पोस्ट मेनोपॉज मतलब होने के बाद। और पेरी मेनोपॉज जो इन बिटवीन है, इसको पेरी मेनोपॉज बताया जाता है। 40 to 45 ईयर्स में वो होता है। और एक टर्म है क्लाइमेक्टेरिक, मतलब जो भी कोई रिप्रोडक्टिव से नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हैं, अराउंड 5 to 10 ईयर्स ये कवर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एज। ये एज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लीन थीन इमाशिएटेड जो होता है उनमें हो सकता है कि बहुत जल्दी इजीली मेनोपॉज हो जाए, और जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको भी हो सकता है, और मेल न्यूट्रिशन उनको भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। नॉर्मली अगर एज देखेंगे 45 to 55 ईयर्स होता है, और एवरेज 50 ईयर्स। नेम इज द क्यों होता है ना, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जो ओवरी का जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे डिप्लीशन होना शुरू होता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ईस्ट्रोजन लेवल जो है 10 to 20 mg हो गया है, और नेगेटिव जो इफेक्ट होना चाहिए FSH एंड LH पे वो नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है मेनोपॉज पे, LH और FSH दोनों बढ़ जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने की ज़रूरत है। और जब 20 pg/ml हो जाता है, कोई भी एंड्रोमेट्रियल ग्रोथ नहीं होता है और मेंसेस बंद हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ईस्ट्रोजन तो कम हो जाता है, लेकिन एंड्रोजन जो है स्ट्रोमल सेल वो ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट हो जाता है और पेरीफेरी में फैट जमा करते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा मोटे हैं, ओबेस है, और उनको मेनोपॉज हो रहा है, उनको क्या हो सकता है, ज़्यादा मतलब जो हॉट फ्लैशेस है वो तो उनको नहीं होगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सेम चीज़ है, गोनाडोट्रोफिन्स क्या होता है, FSH बढ़ जाते हैं 10 to 20 टाइम्स, LH बढ़ जाता है अराउंड 3 फोल्ड, और कुछ कुछ ऑर्गन में जैसे चेंज देखने मिलेगा, ओवरी श्रिंक होना, फेलोपियन ट्यूब एट्रोपी हो जाना, यूटेरस और बॉडी, यूटेरन बॉडी जो टाइम के साथ बढ़ता है कंपैरिजन टू सर्विक्स, जैसे कि बात में 1:1 होता है, तो मेनोपॉज में भी क्या होता है, वो कन्वर्ट हो गया 1:1 हो जाता है। वेजाइना नैरो हो जाता है, देयर इज ए नो ग्लाइकोजन, जो डोडालिन बेसिलस होता है वो भी एब्सेंट हो जाता है, और मेचुरेशन इंडेक्स भी 10/85/5 हो जाता है। उसके बाद वही ब्रेस्ट में निपल वगैरह साइज का डिक्रीज हो जाना है। बोन मेटाबॉलिज्म दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस ऑस्टियोपोरोसिस, रिडक्शन बोन मास होता है, बट बोन मिनरल मैट्रिक्स जो होता है वो नॉर्मल रहता है। अगर WHO ने बताया है कि देयर इज ए रेंज होता है, अगर इट इज़ मोर देन 22.5 ST तब उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो एक प्रोटेक्टिव के हिसाब से वो काम करता है, इंक्रीज करता है HDL, लेकिन जब किसी को मेनोपॉज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HDL लेवल जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है, और वो LDL जो है डिक्रीज हो जाता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी खराब होता है। इट इनहिबिट्स द प्लेटलेट एंड मैक्रोवेज, जब एस्ट्रोजन रहता है प्लेटलेट और मैक्रोवेज को एग्रीगेशन होने नहीं देता है, जो लेयर है ना इंटरमल लेयर में, और क्या करता है वो रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन, जो क्या होता है एक डायलेटेंट के हिसाब से काम करता है, जो प्रिवेंट करता है एथेरोक्लेरोसिस। लेकिन जब मेंसेस बंद हो जाता है, वो काम नहीं हो पाता है, तो द फीमेल इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्चेमिक हार्ट डिजीज और एथेरोक्लेरोसिस। उसके बाद मेनोपॉज होने के प्रायर कुछ कुछ चेंजेस होना शुरू होता है। कभी भी किसी को एकदम तुरंत मेंसेस बंद नहीं होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज होगा बोथ अमाउंट एंड ड्यूरेशन, और कभी कभी क्या होता है इरेगुलर होता है विद और विदाउट ब्लीडिंग। उसके बाद अगर देखेंगे मेनोपॉजल सिम्टम्स, उसके वेसोमोटो चेंजेस आते हैं, यूरोजेनाइटल सिम्टम, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, साइकोलॉजिकल चेंजेस आता है स्किन और हेयर में, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिमेंशिया और कोग्निटिव फंक्शन। तो पहला वेसोमोटो सिम्टम में पहला चीज़ क्या है, हॉट फ्लैश होगा, उसके साथ नाइट स्वेटिंग होता है, इसके लिए पेशेंट को स्लीप का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि क्यूटेनस वेसो डायलेटेशन हो जाता है जो 1 से 10 मिनट रहता है। ये रेस्पॉन्सिबल क्यों होता है, थार्मोजेनिक जो एक्टिविटी होता है GnRH दोनों रेस्पॉन्सिबल होता है। जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम में वही जो हमारा उनका जो मतलब ईस्ट्रोजन है वो मेंटेन करता है एपिथेलियम ऑफ वेजाइना, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जब भी वो ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा उसमें भी चेंजेस देखना शुरू हो जाता है। वेजाइना में क्या होगा, मिनिमल ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो सकता है, डिस्पेरोनिया होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन, ड्राइनेस, प्लूराइटिस, लिकोरिया, इट इज़ वेरी कॉमन, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ यूरिन में क्या हो जाएगा, अर्जेंसी, डिसयूरिया एंड बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सेम क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी से जो लिबिडो है वो भी कम हो जाएगा, एंड
डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाएगा। स्किन क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा, थिनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो रिंकलिंग जो होता है ना फेस में, क्योंकि ईस्ट्रोजन फेशियल मसल में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ईस्ट्रोजन के हिसाब से स्किन का लॉस हो जाना, उसके बाद प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी क्या होता है धीरे धीरे करके कम होता जाता है, और स्लाइड बेल्टिंग जो हेयर फॉल होना वो भी ज़्यादा कॉमन चीज़ दिखा जाता है। साइकोलॉजिकली वही एंग्जाइटी, इंसोम्निया, हेडेक, उसके बाद डिप्रेशन, इरिटेशन होगा, उसके बाद डिमेंशिया। ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेशली जो मेमोरीज वगैरह है, तो वो क्या करता है अल्जाइमर डिजीज़ को वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ईस्ट्रोजन ही कम हो जाएगा तो द पेशेंट माइट हैव डेवलप द अल्जाइमर डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर आई ऑलरेडी मेंशन। उसमें एक चीज़ याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1 भी हो सकता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन, एज, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी से, और एक होता है टाइप 2 जो क्या होता है पैराथायरॉयड। अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उनको होने का चांसेस है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, स्पेशली वर्टिब्रल बॉडी, फेमोरल नेक, उसके बाद डिस्टल फोरम जिसको हम लोग कॉलिस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी भी एल्डरली पेशेंट का ज़्यादा हो जाता है। कैसे पता चलेगा, सीटी स्कैन करेंगे और डेक्सा स्कैन डुअल एनर्जी एक्स्ट्रा अगर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ के बायोकेमिकल कैसे हम लोग जान सकते हैं कि बोन का लॉस हो रहा है, यूरिनरी कैल्शियम और क्रिएटिनिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलाइन और क्रिएटिनिन रेशियो देख सकते हैं। सेम चीज़ें कार्डियोवास्कुलर में, तो लीड टू द वास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस ड्यू टू द लैक ऑफ द ईस्ट्रोजन। वेसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का चांसेस बढ़ जाता है, इवन स्ट्रोक होने का भी पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज क्या है, 12 मंथ तक मेंसेस ना होना, अपीयरेंस ऑफ हॉट फ्लैश, नाइट स्वेट, उसके बाद शोइंग मैच्योरेशन इंडेक्स हो जाएगा जो शो करेगा लो एस्ट्रोजन, सेरम एस्ट्राडियोल लेस देन 20 pg/ml हो जाएगा, FSH एंड LH क्या हो जाएगा मोर देन 40। दिस वैल्यूज हमें वीकली देखना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट करेंगे क्या, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे वेट बियरिंग, वेट ट्रेनिंग, जैसे डंबल वगैरह यूज़ करना, उसके बाद कॉफ़ी इंटेक का कम करना, स्मोकिंग एक्सेस, उसके बाद एक्सेस एल्कोहल का कम लेना, और पेशेंट को क्या है एटलीस्ट 300 ml मिल्क जो है लेना है। उसके साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन में कैल्शियम वगैरह अच्छे से बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। 1 to 1.5 ग्राम कैन रिड्यूस द ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। एक्सरसाइज हो गया, विटामिन डी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, HRCT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कैसे उसको हमें करना है। वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है बोन लॉस को, फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि वर्टिब्रल हिप फ्रैक्चर को ना होने नहीं देता है। उसका बेनिफिट क्या है, वैसोमोटोर सिम्टम 70 to 80% क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ यूरोजेनिटल एट्रोपी, इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, डिक्रीज द वर्टिब्रल हिप फ्रैक्चर, रिडक्शन ऑफ कोलोन कैंसर पॉसिबिलिटी, कार्डियो। तो रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन, फैमिली हिस्ट्री देखना पड़ेगा, एज एल्डरली है क्या, रेस क्या है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, बॉडी वेट, लो BMI, अर्ली मेनोपॉज हो गया, जैसे कोई सर्जरी रेडिएशन के लिए पहली मतलब लेस देन 40 ईयर्स में उनका बंद हो गया है। डाइट में कैल्शियम कम लेना, विटामिन डी का कम लेना, इनकिस कैफेन एंड इनकिस स्मोकिंग, सेडेंटरी हैबिट, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट कितना है, 1.5 ग्राम कैल्शियम देना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, उसके बाद फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, इंटॉलरेंस ऑफ ग्लूकोज। और पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन ना इंसुलिन को भी वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो हाइपर इंसुलिनिया होगा जो एथेरोस्क्लेरोसिस में हेल्प करता है। रिस्क ऑफ हार्मोनल डिस्फंक्शन, अगर कोई ज़्यादा HRT यूज़ करते तो क्या होता है, अगर कोई किसी का यूटेरस इंटैक्ट है, हिस्टेक्टोमी नहीं हुआ है, अगर सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे तो इसमें हाइपरप्लेशिया बन जाता है और कार्सिनोमा होने का पॉसिबिलिटी है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कैंसर होता है अगर कोई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइन लेते हैं। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है अगर बोथ ओरल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टुगेदर अगर पेशेंट इस लेते हैं तो। उसके बाद और एक चीज़ें है, हार्मोन रिप्लेसमेंट वही चीज़ है, उसमें और कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन कितना होता है, 3 to 5 ईयर्स तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा चाहिए। कुछ टर्म है जो हमें देख सकता है कि एब्नॉर्मल मेनोपॉज, प्री मेच्योर मेनोपॉज, मैंने बताया था 45 to 50 ईयर्स, एवरेज 50 ईयर्स होता है। अगर किसी का लेस देन 40 ईयर्स में मेनोपॉज होता है, दिस इज कॉल्ड प्री मेच्योर मेनोपॉज। अनदर इज डिलेड मेनोपॉज, जब 55 ईयर्स तक अगर किसी को मेनोपॉज नहीं होता है, ये हो सकता है इसके कॉज कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, यूटेरिन फाइब्रोइड हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, एस्ट्रोजेनिक ट्यूमर ये हो सकता है। और अगर एब्सेंस है, कोई पैथोलॉजी हमें नहीं मिल रहा है, उस पेशेंट को क्या करना है, DNC के लिए जाना है, हिस्टेरेक्टोमी अगर चाहिए तो
वो कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एक होता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज, मतलब कोई सर्जरी हुआ, रेडिएशन हुआ, उसके बाद मेनोपॉज हो गया। सर्जिकल मेनोपॉज क्या होता है, बाइलेटरल किसी का ओफोरेक्टोमी हो गया है, इसके लिए मेंस्ट्रुअल सिम्टम आना शुरू हो गया। और एक होता है रेडिएशन मेनोपॉज, मतलब एक्सटर्नली कुछ गामा रेडिएशन दे रहे हैं और पेशेंट का एज लेस देन 40 ईयर्स है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है, 2 साल तक ये रिज्यूम हो सकता है, इवन कंसेप्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर उसके की पॉइंट देखेंगे, मेनोपॉज का जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। एफएसएस बढ़ेगा, एस्ट्रोजन कम होगा, 20 pg/ml होगा। डायग्नोसिस वही हॉट फ्लैशेस, उनके वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्या क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे एल्जीमर्स वगैरह डिजीज़ जो है रिड्यूस करता है, लेकिन एस्ट्रोजन नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। कुछ कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, जैसे किसी को ब्लीडिंग है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लाज्म है, तो वो लोग HRT नहीं ले सकते हैं। देन हमें कैसे पता चलेगा, बोन डेंसिटी, सीटी स्कैन और डेक्सा स्कैन करना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या क्या होता है, किसी को वेसोमोटर है, एट्रोपिक वेजाइना, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हम लोग HRCT यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल।